चलिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 हिंदी है आपका। नागरी लिपि, कौन सा लिपि? नागरी लिपि। आज पूरा चैप्टर का सारांश, लेखक परिचय, एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाए हैं। ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आपका टोटली ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आते हैं जो कि सारांश के रूप में आएंगे। वो आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं तो इससे आपके क्लियर हो जाते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले लेखक के परिचय में नागरी लिपि है। क्या है भैया आपका? नागरी लिपि है। क्या है आपका? नागरी लिपि। चैप्टर नेम, लेखक परिचय में सबसे पहले लेखक के बारे में समझेंगे। इसके लेखक कौन है सर? गुणांकर मूले। कौन है? गुणांकर मूले। क्या चीज का लेखक है? नागरी लिपि का। किसका लेखक है? नागरी लिपि का। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणांकर मूले। गुणांकर मूले, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्रामीण परिवेश में अमरावती जिले में हुआ था। बोले हैं कि इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? महाराष्ट्र, यानी मुंबई के तरफ। और ये अमरावती जिले के थे। कौन से जिले का? महाराष्ट्र सभी को समझ आता होगा, मुंबई वगैरह है या ना। नागपुर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन ये महाराष्ट्र से थे। इनका जिला कौन था? अमरावती जिला। कौन जिला? अमरावती जिला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब कि सबसे पहले इनकी जो पढ़ाई लिखाई चालू हुई थी वो ग्रामीण परिवेश हुआ था, जिसे मराठी भाषा में। हम लोग का नहीं होता कि गांव घर में अगर बिहार से हैं तो पढ़ाई चालू होगी सर आंगनबाड़ी में होगा, सिलोट पे को खो गो गो, जो आपकी भाषा है। दादी रहेगी तो अपन अलग कहानी सुनाएगी, दादाजी रहेंगे तो अलग कहानी सुनाएंगे। वही कहानी से मान लो कि दादाजी को सिखा रहे हैं तो बोलेंगे बेटा देखो ये क्या है? पुलिस का। ये क्या है? सरकार का रोड है। ये क्या है? पुलिस का डंडा है। ये क्या है? एक छोटा अंडा है। जब वो बोलेगा वो छोटा अंडा बन गया बेटा क्या? को। इस तरीके एक ग्रामीण परिवेश हुआ। ये क्या हुआ? ग्रामीण परिवेश। हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं तो डायरेक्ट अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे? शिशु प्ले स्कूल। कहाँ भेजेंगे? कोई भी शिशु प्ले स्कूल भेजेंगे, उसमें अपने उसके बच्चे को वो बहुत अच्छे अच्छे चीज से, जैसे कि मान लो तो कोई एक उपकरण है, इस तरीके से कोई एक उपकरण बनाया गया है जिसमें कि इस तरीके से को है। बोलेगा कि आप एक पेंसिल लो, इस पेंसिल से ऐसे टिपो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर ये पूरा को लिखा जाएगा इसमें बोलेगा क फॉर कबूतर। इस तरीके से सिखाया जाता है। ये ग्रामीण परिवेश नहीं होंगे, ये कौन से होंगे? ये स्कूल वाला परिवेश होंगे, यानी प्ले स्कूल के बारे में। लेकिन इनकी जो शिक्षाएं थे वो ग्रामीण परिवेश था। क्या था सर इनका? ग्रामीण परिवेश, मतलब कि गांव के मराठी भाषा में ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्रारंभ किए थे। मैट्रिक से एमए तथा मुख्य विषय गणित था। मैट्रिक किए, एमए किया और इसका मुख्य विषय क्या था? गणित था। मतलब कि गणितज्ञ थे ये। मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा इसलिए ये मैथ से थे। पिछले 25 वर्ष में 2400 से अधिक लेख तथा 300 से अधिक पुस्तक छापी। 2400 से अधिक लिखने वाले लेखक गुणांकर मूले जी हैं। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा सर इस चैप्टर का। 25 वर्ष में, कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। इन्होंने 25 वर्ष में 2400 से अधिक लेख तथा 30 से अधिक पुस्तक छापी है। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या समझिएगा? अक्षरों की कहानी। इनकी प्रमुख रचनाओं में से प्रमुख है इनकी कहानी अक्षरों की वाली कहानी। भारत इतिहास और सांस्कृतिक प्राचीन। भारत इतिहास और सांस्कृतिक प्राचीन भारत के महान दार्शनिक। सौर मंडल, ये सर समझाने की चीज नहीं है, इनका रचना है। ये रचना आपको याद करना पड़ेगा सर। ये सूर्य है, सूर्य को भी ये लिखे थे। भगवान के बारे में लिखे थे, मतलब कि इनके बारे में वो कहानियां लिखे थे। नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, अक्षर ज्ञान मतलब अक्षर कथा, ये सब के बारे में इन्होंने लिखा है। कौन लिखे हैं? गुणांकर मूले जी। नागरी लिपि निबंध
भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया। जो ये निबंध है सर, ये क्या नागरी लिपि आपका निबंध है क्या सर? है आपका ये निबंध है ना? पूछ दिया नागरी लिपि आपका क्या है, क्या बोलोगे सर? ये आपका निबंध है। निबंध कहाँ से लिया गया है सर? ये निबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से सर? भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से मतलब यहीं से तो भारतीय लिपि है। तो भारत नागरिक देश है, इसमें बोल दिया, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रख दिया? नागरी लिपि रख दिया। लिपि मतलब क्या होता है? भाषा होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये सारांश की तरफ। चलिए भैया, आपका पाठ के सारांश की ओर हम आपको प्रस्थान करवाते हैं। इस कहानी का क्या उद्देश्य रहा समझते हैं पहले, सबसे पहले आराम से। पहला क्या कहानी का उद्देश्य रहा भैया, आप समझिए। पहला इसका कहने का मतलब है इनका कि जिस लिपि में यह लेख छपा है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरिक या देवनागरिक लिपि कहते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरिक या फिर देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी, कितने सदी? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देखो, कोई भी अक्षर है, उस अक्षर में स्थिरता तभी आएगी ना सर जब उसके बारे में कुछ छपेगा। उसके बारे में कुछ छपेगा तब उसके बारे में क्या आएगी? जब किसी के बारे में मान लेते हैं कि हम ही हैं, हम अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, और हमारा कुछ अलग लैंग्वेज है, हमारी कुछ अलग भाषाएं हैं, तो अपने भाषा को प्रस्तुत किस तरीके से हम करेंगे? बताओ, हम किस तरीके से अपने भाषा को प्रस्तुत करेंगे? तो एक तरीका हो सकता है कि हम जब तक प्रसिद्ध नहीं होंगे तो हमारा भाषा प्रसिद्ध नहीं होगा। अच्छे व्यक्ति, जैसे मानते कोई महान व्यक्ति है, क्या है? कोई महान व्यक्ति है, उसका एक एक खाना का डिश प्रसिद्ध हो जाता है। तुम अभी बनाओ दाल भात चावल, एक नया आविष्कार बना दो, कोई एक अच्छा, जो कि दुनिया में कोई दाल भात चावल ना खाया हुआ कोई, और तुम खाओ, तुमको स्वादिष्ट लगे, 2-4 लोग को खिलाओ, तब भी तुम फेमस नहीं हो पाओगे। यही मान लेते कोई देश का बड़े व्यक्ति है, वो अपना एक नया डिश बना दे कोई भी चीज का, जैसे चॉकलेट का रोटी। एक कौन तो हीरो था, वो बोल रहा था कि हमारे बच्चे को आजकल ना चॉकलेट की पराठा पसंद आने लगे। अब घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, उसको देख कर चॉकलेट का पराठा अपने मम्मा को भी बोलते, मम्मा चॉकलेट का पराठा बना, मम्मी चॉकलेट का पराठा बना। जो व्यक्ति जो ऐसे बोलता होगा, गांव वाला घर वाला बच्चा होगा तो मैया बोलता होगा, शहर में जरी गांव घर से गया होगा तो मम्मी बोलता होगा, अब पूरा शहर में पैदा अगर हुआ होगा तो मम्मा बोलता होगा। सब अलग अलग बात है, सब अलग अलग भाषा बोलता है। कोई माँ बोलता है, कोई मैया बोलता है, कोई माँ मम्मी बोलता है, सबका अलग अलग लैंग्वेज है बोलने का। तो अपनी भाषा में बोलता है हमको परोठा का खिलाइए, कुंची का, चॉकलेट का परोठा। ये कोई बात में बात है? चॉकलेट का पराठा बनता मतलब खाना के जीवन से कर देंगे। अरे खाना की दाल भात चोखा पापड़ तिलौड़ी अचार जो भी मिले, स्वादिष्ट रोटी सब्जी, एक स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। हरा सब्जी, नहीं तो गरीब का हरा सब्जी आलू होता है, उस सब खाना में गिनती आता, हाँ या ना? तो कुछो कुछो दे के चॉकलेट हो गया तो रोटी में घुसा के बेल दो, तावा पर गर्म कर दो तो पराठा हो जाएगा। ये चीजें गलत है। खाए वाला का कुछ खा लेता है, गाय भैंस सब खा जाता है, ये सब कुंची है। देखो, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, मुर्गा मछली गाय भैंस बकरी कुत्ता, कौन ऐसा चीज आदमी नहीं खाता है? सब खाता है, सबका अपना अपना डिश है। हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में देखो हिंदी हो गया, मराठी हो गया और पंजाबी हो गया, ये सब देवनागरी लिपि। थोड़ा सा पानी पीने दो। ऐसे कौन सी लिपियां हैं? देवनागरी। ये कौन सी लिपियां हैं सर? देवनागरी लिपियां। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी। हमारे देखो, देवनागरी हिंदी, हिंदी जुड़ा हुआ हिंदू से। देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी, हिंदी जुड़ा हुआ हिंदू से। हिंदू का सबसे अगर ज्यादा गठ है तो नेपाल है। ज्यादा देवी देवता धर्म उरम का कोई ज्यादा मानता है तो नेपाल मानता है, क्योंकि माँ सीता की धरती है नेपाल। अरे हाँ या ना? अरे यस या नो? यस सर। नेपाल की नेपाली भाषा और नेपाल की नेपाली और नेवारी भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि
देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है सर आपका? देवनागरी है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्व तथा तथ्य है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वह प्राय देवनागरी लिपि में छपती है। बोला कि पूरा हर एक जगह जहां भी संस्कृत लिपि लिखा जाएगा वहां पे समझ जाना कि देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा में कोई भी चीज ग्रंथ वगैरह लिखा गया समझ जाना वो क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती जो लिपि है सर वो देवनागरी से ज्यादा भिन्न नहीं है, सब एक के नियर लिपि है, देवनागरी जैसा लिपि है। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की पुत्री है। प्राचीन नगरी लिपि की पुत्री कौन है? बांग्ला लिपि। कौन सा लिपि? बांग्ला लिपि। नहीं तो बहन तो अवश्य है। इसके कहने का मतलब है कि बांग्ला लिपि है ना सर प्राचीन लिपि यानी देवनागरी लिपि का कुछ ना कुछ है, अगर नहीं कुछ तो समझो उसकी बहन है, मतलब कि आस बहन। इसके कहने का तात्पर्य हुआ कि इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि ये तो कॉपीराइट भी ला देगा। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि देखो, हाँ, इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि उसके आसपास जो उसके आसपास रहता है उसको क्या बोल सकते हैं? सीधा सा बैठना यार। उसके आसपास रह सकते उसको क्या बोल सकते हैं? उसकी बहन है। हाँ या ना? मतलब कि जो उसके इर्द गिर्द यानी आसपास घूम रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि उसकी बहन है। क्या बोलेंगे? उसकी बहन है या फिर उसकी पुत्री के समान है। कौन? भाषा। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नगरी से काफी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी भी दिखाई देने वाली है। दक्षिण भारत की यह लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, तमिल में क्या है? मलयालम भाषा, और तेलुगु में कन्नड़ भाषा भी नगरी लिपि की तरह प्राचीन ब्राह्मी से भी विकसित हुई है। ये भी जो लिपि है ना सर, लिपि यानी भाषा, वो नगरी लिपि से ही सॉरी देवनागरी लिपि से ही हुई है, और जो कि क्या है आगे मतलब कि ब्राह्मी लिपि का रूप ले रखी है। किसका? ब्राह्मी, प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। दक्षिण भारत में देखो ये सब लिपि यानी भाषा के बारे में आपको बता रहा। नगर के भाषा, अब कहने का मतलब हमारा देखिए सर तात्पर्य है कि जितना भी है एरिया, जितना भी अपना एरिया है, कोई भी भारत का हर एक 10, 5, 8, 15 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, रंग रूप बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। चेहरा तो इसी पूरा हर एक आदमी का बदला रहता है, जैसा वातावरण उस तरीके से चेहरे। अब किसी का लोग का शरीर का स्ट्रक्चर बदला रहता है हर एक 15-20 किलोमीटर पे। कोई गांव पूरा शिक्षित रहता है, उसका भी देन वहां की भूमि है। कोई गांव वो शिक्षित रह पाता है, उसका भी देन वहां की भूमि है। कोई गांव में वातावरण बहुत ही अच्छा है, उसका भी देन वहां की भूमि है। मतलब कि जैसा अन्न वैसा मन। अब व्यक्ति बनेगा, मन कैसा बनेगा? जैसा आहार को अंदर डालेगा। जैसे नहीं देखा किसी का घर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा लड़ाई झगड़े होते रहता है, उसका घर हमेशा उसी तरीके से रहेंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस घर में लड़ाइयां हो रही है उसके घर के बच्चे भी तो लड़ाइयां ही सीखेंगे। जब लड़ाई सीखा तो मन भी लड़ाई जैसा हो जाता है बच्चा उच्चा का। देखो, दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दक्षिण भारत की यह नगरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वह लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि? नंदी नागरी लिपि। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव। क्रोनन के शिलाहार, मन्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक नंदी नागरी लिपि में है। 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्के पर बिरकेलस जैसे शब्द नगरी लिपि में अंकित है। श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु यानी 12वीं सदी, विजय बाहु यानी 12वीं सदी की बात है। आदि शासकों के सिक्के पर नगरी अक्षर देखने को मिलते हैं। नगरी अक्षर देखने को मिलते हैं। कौन से सिक्के पर? श्रीलंका के परमकम बाहु सिक्के पर। ठीक है, विजय बाहु यानी आदि के शासकों के सिक्के पर। ये सब जो शासक के सिक्के है ना उस पर किसका अक्षर मिलता है? नगरी अक्षर को देखने को मिलता है। उत्तर भारत के महमूद गजनबी, उत्तर भारत के महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्के पर नगरी शब्द यानी खुदवाए थे।
उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, संभार अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक जेजाक भक्ति के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरा शासकों के लेखक नगरी लिपि में ये सब जो आपको पढ़ के बताए ना सर, वो सब क्या है आपकी नगरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की यह नगरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत की यह जो लिपि है उसको हम क्या चीज के नाम से जानते हैं सर? देवनागरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला स्लाइड हम देखते हैं। नगरी नाम से उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नगरी पड़ा। बोला कि यहाँ के विद्वान जो है ना सर, यहाँ के विद्वान इसका अर्थ के बारे में विद्वान का बड़ा मतभेद है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ के जो विद्वान थे ना, वो गुजरात के नगर ब्राह्मण से पहले इस लिपि के इस्तेमाल किए थे, इसलिए नगर में हुआ था, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? नगरी। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? नागरी। देखो, पाठता दिक्तंकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। पटना को क्या कहते थे? नगर कहते थे। और हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली नागर शैली कहते हैं। अतः नागर की नगरी शब्द और उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित रखता है। वो संभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम से दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। अभी इसको पूरे अच्छे तरीके से समझाने बोला कि एक देखो किताब था, वो किताब में लिखा था कि पटना नगर था, इसलिए इसको ए बाबू इधर देख कर हंसना है, हंसने से क्या हो जाएगा? हंस जाएगा ना तो जिंदगी पूरा हंसा देगा तुम लोग को, नहीं पता है? मुंह मत फुलाओ, हंस जाएगा पूरा जिंदगी हंसा देगा। इतनी वो जिंदगी है, ओकरों में इतना खत्म हो गया, जरी वो बच्चा है। इतनी वो जिंदगी में इतना खत्म हो गया, इतनी बचल है, ओकरों में तुम हंस रहा। पागल है, पढ़ रहे हैं हम। ले लो बच्चा, हंसेगा जिंदगी हंसा देगा रे बाबू। कुछ बचल थोड़ी नहीं, अब कुछ बचा है तुम लोग के लिए? बताओ, जितना भी स्टूडेंट है उसके लिए कुछ बचा हुआ है मेहनत के अलावा? कम मेहनत बेरोजगारी, ज्यादा मेहनत वो भी बेरोजगारी। लेकिन ज्यादा मेहनत में एक चीज है, सक्सेस का जरूर चांस मिलता है। कम मेहनत में तो नहीं है बराबर, ना ना ना। हंसी मजाक वाला बच्चा पागल, कहीं ना सीरियस में आता है। रिजल्ट पूछबे करो उसका, नहीं समझा? अभी देखो क्या बता रहे थे तुम, दिया बात छेड़। हंसे और खेले कूदे वाला बच्चा अभी 10वां में रह कर रहा है तो सीरियस नहीं है। कहीं का कुछ नहीं, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। मजाक से हट के जरी वो जिंदगी में तो हूँ बर्बादे कर देगा। ले पढ़। बोला कि पटना नगर था और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, अब बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य सब व्यक्ति तो देव थे। क्या थे? देव थे, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा गया था। समझ रहे हो ने? यहीं से कहीं ना कहीं नगरी लिपि की खोज हुई। हालांकि ये सब थोड़ा एक मतभेद है जो कि इस किताब में लिखा गया। कर्नाटक, देखो कहां से नगरी लिपि आया, लिपि कहां से आया, ये कहानी यही सिखा रहा कि भाषा आखिरकार आया कहां से। जो आपका निबंध है, निबंध ना ये सर, ये आपका वही चीज सिखा रहा है कि भाषा सर डिजर्व हमारे धरती पर किया कैसे। ये कहानी के यही उद्देश्य रही ने मनोरंजन मिला रे दही बरा नंजम्मा। अच्छा, रंगरप्पा ओकरा ध्यान देता था, ये करता था, वो करता था, तब खैनी खाती थी, सिगरेट पीता था, गांजा पीता था, तो खोखा वाला कहानी सब ना है। ये समझने वाला है, लिपि है ना बाबू, भाषा है आपका, समझिए इसको। कर्नाटक प्रदेश का सरवन बेलगोल स्थान है, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक में।
क्या नाम है उसका? सरवन बेलगोल। क्या नाम है उसका? सरवन बेलगोल। यह जैनों का क्या प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। एक अन्य नगरी लेख में लिखा गया है कि चावुंड राजे करविएले, ये लेख दक्षिणी शैली की नगरी लिपि में है। यह लेख किसमें है? दक्षिणी शैली के नगरी लिपि में है। देवागिरी के यादव राजाओं के नगरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नगरी लिपि में है। उड़ीसा यानी कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी को एक विशेष शैली यानी कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नगरी लिपि में भी मिलते हैं। अब इसको पढ़ के ये भी समझ सकते हैं कि जितनी भी राजा राजाएं की लिपि बहुत सारे लेख मिलते हैं। जो भी ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा थे ना, नेता थे ना, उसको क्या किया, अपने एक लेख लिखा था। उस लेख में भी इसको ढूंढने का कोशिश किया गया। तो जरी मनी कहीं ना कहीं अस्तित्व सबका मिलता है कि ये भाषा में था, ये भाषा में था। तो वही चीज बताया कि देवनागरी के यादव राजाओं के नगरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। ठीक है। तो कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नगरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग ब्राह्मी को एक विशेष शैली यानी कलिंग लिपि का अस्तित्व माना गया था, परंतु वंग वंश के कुछ शासकों के लेख नगरी लिपि में भी मिलते हैं। मतलब गंग जो वंश थे ना, उसके कुछ शासक थे, उसका भी लेख किसमें मिलता है? नगरी लिपि में मिलता है। ठीक है, इसलिए बोला गया कि वहां से भी लिपि को लिया गया होगा। उत्तर भारत में पहले पहल गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नगरी लिपि देखने को मिलती थी। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 1881 ईस्वी की ग्वालियर प्रस्थित नगरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। बोला कि जो ग्वालियर के है वो क्या नाम है, गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेख जो नगरी लिपि में देखने को मिलते हैं ना सर, वो आपके मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए थे। वहीं से ये सब सारी चीजें मिलती है। जो कि मिहिर भोज 1840 से लेकर 1881 ईस्वी तक शासन किए थे, वो ग्वालियर प्रसिद्ध नगरी लिपि में संस्कृत भाषा में है लिखा हुआ। ये सब जो शासन कहाँ किया नहीं किया, सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। अब इसके बारे में देख के समझ सकते हैं। अब 1 सेकेंड, इसका तो पहला में है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लेना। टोटली जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके VVI है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पॉज करके आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड को लेके। एक क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे उतार सकते हैं। दूसरा नंबर, आप वीडियो को पॉज करके भी आगे वीडियो को रोक दो, फिर उसके बाद लिख लो, फिर उसके बाद वीडियो स्क्रॉल कर लेना। आई होप कि आप लिखते जा रहे होंगे। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं। क्या आ गए हैं सर? लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके सारा VVI है। एक बार पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। लास्ट स्लाइड है, देख सकते हो।
इसमें भी लगता नहीं लेगा क्या? रहने दो, यही देख के समझ जाओ कि आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। चलो ठीक है।